क्या आप वो जिंदगी जीना चाहते हैं जहां आप निर्णय लेते हैं, ना कि परिस्थितियां? मैं काजल और आज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं स्टीवन आर कवी की बहुत प्रशंसित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का असरदार सार, हिंदी में सीधे आपके दिल और दिनचर्या के लिए। और मैं आर के। हम दोनों मिलकर इन 7 आदतों को तोड़कर समझाएंगे, असली जिंदगी के उदाहरण देंगे और हर आदत के साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल चैलेंज भी देंगे जिसे आप आज ही रूटीन में उतार सकें। तैयार रहें, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, आपकी सोच और नतीजे बदलने वाले कदम हैं। तो आइए हम साथ मिलकर इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो निकल गया, मतलब बहुत व्यस्त रहे, लेकिन फिर भी वो जरूरी काम नहीं हो पाया जो असल में मायने रखता है? ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर तात्कालिक चीजों में उलझ जाते हैं और जो लंबे समय के लक्ष्य हैं उन्हें कहीं पीछे छोड़ देते हैं? स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम स्टीफन आर कवी की बहुत ही जानी मानी किताब अत्यधिक प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसके गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो किताब है जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कवि ने महसूस किया था कि जो आधुनिक जीवन है, खासकर ये जो इंफॉर्मेशन एज है, इसमें जिंदगी बहुत जटिल हो गई है, तनावपूर्ण हो गई है। डर, असुरक्षा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, एक तरह की निराशा सी आम हो गई है। कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो हालात के बस में, बाहरी ताकतें उन्हें चला रही हैं। यहीं पर कवि एक बुनियादी बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सतही व्यक्तित्व नैतिकता यानी पर्सनैलिटी एथिक, जो सिर्फ बाहरी छवि या कुछ टेक्निक्स या तुरंत वाले समाधानों पर टिकी है, उससे हटकर हमें गहरी चरित्र नैतिकता यानी कैरेक्टर एथिक की ओर लौटना होगा। और ये कैरेक्टर एथिक क्या है? ये ईमानदारी, साहस, न्याय, धैर्य जैसे जो यूनिवर्सल सिद्धांत हैं, उन पर आधारित है। तो आज हमारा इरादा है कवि के इन शक्तिशाली विचारों के सार को पकड़ना, उन आदतों को जानना जो असल में असरदार होने की नींव हैं, और ये देखना कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल विचार से कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। कवि इसे पैराडाइम कहते हैं। मतलब हमारा नजरिया, हमारा एक तरह का मानसिक नक्शा, ये हमारी मान्यताएं हैं जो अक्सर हमारी परवरिश से, हमारे तजुर्बों से बन जाती हैं। कवि ने वो एक बड़ा मशहूर उदाहरण दिया है एक तस्वीर का। हाँ, वो तस्वीर जिसमें कुछ लोगों को एक जवान औरत दिखती है। बिल्कुल, और दूसरों को उसी तस्वीर में एक उदास बूढ़ी औरत नजर आती है। सिर्फ 10 सेकंड एक खास चित्र देखने से ही हमारी धारणा बदल जाती है। तो सोचिए, जिंदगी भर की जो कंडीशनिंग है उसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कवि कहते हैं, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे पैराडाइम ही हमारे व्यवहार और हमारे रवैये की जड़ है। अगर हम सिर्फ बाहरी बर्ताव बदलने की कोशिश करें, लेकिन अपने अंदर के नजरिए, अपने पैराडाइम को न जांचें, तो वो बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। सच्ची प्रभावशीलता के लिए पैराडाइम शिफ्ट यानी नजरिए में बदलाव बहुत जरूरी है। और यहीं से चरित्र नैतिकता का महत्व सामने आता है ना? कवि का तर्क यही है कि जो स्थायी सफलता है, जो सच्ची खुशी है, वो सिद्धांतों पर आधारित होती है, शॉर्टकट या बस इमेज मैनेजमेंट पर नहीं। जी, अखंडता, मानवीय गरिमा, सेवा, निष्पक्षता, ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं हैं, ये प्राकृतिक नियमों की तरह काम करते हैं। पर्सनालिटी एथिक्स शायद आपको थोड़े समय के लिए पॉपुलर बना दे, लेकिन चरित्र नैतिकता ही है जो विश्वास बनाती है, रिश्ते बनाती है जो टिकते हैं। और इसी से जुड़ा है कवि का एक और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत, अंदर से बाहर का नजरिया, इनसाइड आउट अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है कि असली और टिकाऊ बदलाव बाहर के हालात या दूसरों को बदलने की कोशिश करने से नहीं आता। ये शुरू होता है खुद से, हमारे अपने पैराडाइम, हमारे चरित्र और हमारी अपनी प्रेरणाओं को बदलने से। बिल्कुल, बाहर से अंदर का जो नजरिया है, आउटसाइड इन, वो हमें अक्सर अपनी समस्याओं के लिए बाहरी फैक्टर्स को दोष देने पर मजबूर करता है। अगर मेरे हालात बेहतर होते तो, अगर लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी होती, ये हमें एक विक्टिम वाली मानसिकता में डाल देता है। लेकिन अंदर से बाहर का नजरिया कहता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करो। कवि कहते हैं कि व्यक्तिगत विजय यानी प्राइवेट विक्ट्री
ही सार्वजनिक विजय यानी पब्लिक विक्ट्री की नींव है। आप बाहर की दुनिया में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने अंदर अनुशासन और चरित्र का विकास नहीं करते। और यहीं से कभी पहली और सबसे बुनियादी आदत पर आते हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बने। जी, ये सिर्फ पहल करना या एक्टिव होना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस समझ पर आधारित है कि हम इंसान होने के नाते सिर्फ परिस्थितियों की उपज नहीं है। कोई भी उत्तेजना होती है, स्टिमुलस, और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स, उसके बीच में एक खाली जगह है, एक स्पेस है। और उस स्पेस में हमारी सबसे बड़ी ताकत है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी। प्रोएक्टिव लोग इसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। वो मौसम कैसा है या हालात कैसे हैं उसको अपने मूड पर हावी नहीं होने देते। वो अपने मूल्यों के आधार पर फैसले लेते हैं। रिएक्टिव लोग इसके उलट बाहरी स्थितियों से या दूसरों की भावनाओं से चलते हैं। अगर लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो अच्छा महसूस करते हैं, अगर नहीं तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी भावनाओं को अपने मूल्यों के नीचे रखते हैं। वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हैं, यानी प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता को। बात और भी साफ हो जाती है जब हम चिंता के वृत्त, सर्कल ऑफ कंसर्न, और प्रभाव के वृत्त, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के फर्क को समझते हैं। चिंता का वृत्त मतलब वो सारी चीजें जिनकी हमें परवाह है, हमारी सेहत, हमारे बच्चे, काम की परेशानियां, देश का कर्ज, दुनिया की समस्याएं। इनमें से कुछ पर हमारा कंट्रोल होता है, कुछ पर बिल्कुल नहीं। और प्रभाव का वृत्त उन चीजों से बनता है जिन पर हम वाकई कुछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी, अपना वक्त प्रभाव के वृत्त पर लगाते हैं। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, और उनकी ये पॉजिटिव एनर्जी उनके प्रभाव के वृत्त को और बढ़ाती है। हाँ, और रिएक्टिव लोग वो अपना वक्त और एनर्जी चिंता के वृत्त पर खर्च करते हैं। दूसरों में क्या कमियां हैं, माहौल में क्या दिक्कतें हैं, वो हालात जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। नतीजा क्या होता है? वो इल्जाम लगाते हैं, खुद को बेचारा महसूस करते हैं, और उनकी नेगेटिव एनर्जी उनके प्रभाव के वृत्त को और छोटा कर देती है। बिल्कुल, प्रोएक्टिव लोग होने पर ध्यान देते हैं। मैं ज्यादा धैर्यवान हो सकता हूँ, मैं ज्यादा समझदार बन सकता हूँ। वो होने पर फोकस नहीं करते कि अगर मेरे पास बेहतर नौकरी होती, अगर मेरा बॉस अच्छा होता। अच्छा, तो प्रोएक्टिव बनने के बाद दूसरी आदत हमें एक दिशा देती है। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये इस शक्तिशाली विचार पर आधारित है कि सारी चीजें 2 बार बनती हैं, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है ना जी, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले एक प्लान बनता है, उसी तरह हमें अपनी जिंदगी का भी एक मानसिक खाका तैयार करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमें बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। कवि एक सोचने वाला अभ्यास करने को कहती हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आप एक जीवन साथी, एक दोस्त, एक सहकर्मी या समाज के सदस्य के तौर पर कैसे याद किए जाना चाहेंगे? ये सोचने से हमें अपने गहरे बुनियादी मूल्यों और हमारी असल प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद मिलती है। और इसी समझ के आधार पर कवि व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य यानी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देती हैं। ये आपकी जिंदगी का संविधान जैसा है, एक पर्सनल घोषणा कि आप कौन हैं, आप किन उसूलों पर यकीन करते हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये आपके रोज के फैसलों के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, एक दिशा देता है। ये पक्का करता है कि आप जो कर रहे हैं वो उन चीजों से मेल खाता है जो आपके लिए वाकई में महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहीं पर लीडरशिप और मैनेजमेंट का फर्क बहुत अहम हो जाता है। कभी कहते हैं मैनेजमेंट चीजों को सही तरीके से करना है, लीडरशिप सही चीजें करना है। आदत 2 पूरी तरह से लीडरशिप के बारे में है, ये तय करना कि सही चीजें हैं क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर बड़ी तेजी से चढ़ रहे हैं और बाद में पता चले कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर टिकी थी। बिल्कुल। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना यही पक्का करता है कि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर लगी है। अब जब आपने अपनी दिशा तय कर ली, आदत 2, तो अगली चुनौती आती है उस दिशा में लगातार आगे बढ़ना। खासकर तब जब रोजमर्रा की जो तत्कालिक चीजें हैं वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। यहीं पर आती है आदत 3, पहली चीजें पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये आदत 1 प्रोएक्टिविटी और आदत 2 मानसिक रचना की भौतिक रचना है, मतलब एक्शन। ये दिन प्रतिदिन पल पल का अभ्यास है।
कवि यहाँ टाइम मैनेजमेंट के जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे आगे जाते हैं। ये सिर्फ लिस्ट बनाने या प्रायोरिटी सेट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगा रहे हैं जो आपके मिशन और मूल्यों के साथ मेल खाती हैं। इसके लिए कभी वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जो एक्टिविटीज़ को 2 पैमानों पर बांटता है, तत्कालिकता और महत्व। हाँ, वो मैट्रिक्स तो कमाल का है। उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट आए तात्कालिक और महत्वपूर्ण, जैसे कोई संकट आ गया, कोई दबाव वाली समस्या, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स, हम यहाँ अक्सर बहुत वक्त बिताते हैं। क्वाड्रेंट 2 गैर तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण, जैसे रोकथाम के उपाय, रिश्ते बनाना, नए मौके तलाशना, प्लानिंग करना, आराम या नवीनीकरण। कवि कहते हैं कि यही प्रभावशीलता का दिल है। क्वाड्रेंट 3 तात्कालिक लेकिन गैर महत्वपूर्ण, जैसे कुछ रुकावटें, कुछ फालतू की ईमेल्स, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ मीटिंग्स जो ज़रूरी नहीं थी, कुछ लोकप्रिय काम। हम अक्सर यहाँ बिजी रहते हैं और सोचते हैं कि हम क्वाड्रेंट आई में हैं। हाँ, ये धोखा है। और क्वाड्रेंट 4 गैर तात्कालिक और गैर महत्वपूर्ण, जैसे फालतू की बातें, कुछ मेल्स, कुछ फोन कॉल्स, टाइम पास वाली एक्टिविटीज। यहाँ से तो पूरी तरह बचना चाहिए। बिल्कुल, प्रभावी लोग क्वाड्रेंट 3 और 4 से बचते हैं और क्वाड्रेंट 1 का साइज छोटा करते हैं। कैसे? क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा वक्त बिताकर। क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियां लंबे समय की क्षमता बनाने, समस्याओं को पहले ही रोकने और नए अवसर बनाने पर केंद्रित होती हैं। इनमें प्रोएक्टिव होना, प्लानिंग करना, रिश्तों को मजबूत करना और अपनी आरी तेज करना, जो आदत 7 है, शामिल है। क्वाड्रेंट 2 में जीने के लिए अनुशासन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि ये चीजें तुरंत जरूरी नहीं लगती, लेकिन यही सच्ची प्रभावशीलता और संतुलन लाती हैं। इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है उन चीजों को जो तत्कालिक तो हैं पर महत्वपूर्ण नहीं। ये व्यक्तिगत प्रबंधन से हमें पारस्परिक प्रभावशीलता की ओर ले जाता है ना। पहली 3 आदतें व्यक्तिगत विजय से जुड़ी थी, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाना। अगली 3 आदतें सार्वजनिक विजय से जुड़ी हैं, आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ना। और यहीं पर आती है आदत 4, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। जीत जीत सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये इंसानी रिश्तों का एक पूरा दर्शन है। ये इस यकीन पर आधारित है कि सबके लिए बहुत कुछ है, कमी नहीं है, और एक इंसान की कामयाबी दूसरे की हार पर टिकी नहीं होनी चाहिए। कवि 6 तरह के पैराडाइम बताते हैं। 1 जीत हार, विन लूज, मैं जीतूंगा तुम हारोगे, ये थोड़ा सत्तावादी नजरिया है। 2 हार जीत, लूज विन, मैं हार जाऊंगा तुम जीत जाओ, ये दूसरों को खुश करने वाला है जिसमें हिम्मत की कमी होती है। 3 हार हार, लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी नहीं जीतोगे, ये टकराव का नजरिया है। 4 जीत, मुझे बस वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ, दूसरों का क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। 5 जीत जीत, हम दोनों के लिए फायदेमंद समाधान खोजना। 6 जीत जीत या कोई सौदा नहीं, अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद समाधान नहीं ढूंढ सकते तो हम सहमत होते हैं कि कोई सौदा नहीं करेंगे। ये सबसे ऊंचा स्तर है। जीत जीत के लिए 2 गुण चाहिए, विचारशीलता, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना और उनका सम्मान करना, और साहस, अपने खुद के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। ये संतुलन बहुत जरूरी है। ज्यादा साहस और कम विचारशीलता जीत हार की तरफ ले जाती है। ज्यादा विचारशीलता और कम साहस हार जीत की तरफ ले जाता है। जीत जीत के लिए दोनों का ऊंचा स्तर चाहिए। ये प्रचुरता की मेंटालिटी यानी अबंडेंस मेंटालिटी से आता है। ये यकीन कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। और जीत जीत की मानसिकता को कामयाबी से लागू करने के लिए अगली आदत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आदत 5 पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। Seek first to understand, then to be understood. ये शायद सभी आदतों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, खासकर जब बात आपसी बातचीत की हो। कवि इसे कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने वो ऑप्टोमेट्रिस्ट वाला मजेदार लेकिन सटीक उदाहरण दिया था ना। एक मरीज आंखों की समस्या बताता है और डॉक्टर तुरंत अपना चश्मा उतार कर कहता है, ये लीजिए, इसे पहनिए, मेरे लिए 10 साल से काम कर रहा है। हम अक्सर रिश्तों में यही करते हैं। हम बीमारी समझने से पहले ही दवाई देने लगते हैं। हम अपनी सलाह, अपने तजुर्बे, अपनी व्याख्या थोपने की जल्दी में रहते हैं। सही कहा। हम सुनने के इरादे से नहीं सुनते, हम जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। कवि यहाँ परानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग पर जोर देती हैं। ये सिर्फ ध्यान से सुनना
या शब्दों को दोहराना भर नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुसने की कोशिश है, उनकी दुनिया को उनकी नजरों से देखना, उनकी भावनाओं को महसूस करना। ये तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर समझना है। कवि बताती हैं कि हम अक्सर 4 आत्मकथात्मक प्रतिक्रियाओं में फंस जाते हैं। मूल्यांकन, हम या तो सहमत होते हैं या असहमत। तहकीकात, हम अपने हिसाब से सवाल पूछते हैं। परामर्श, हम अपने तजुर्बे के आधार पर हल बताते हैं। व्याख्या, हम लोगों के इरादों और बर्ताव को अपने हिसाब से समझाने लगते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमारी अपनी जिंदगी की कहानी से आती हैं और हमें दूसरे व्यक्ति को सच में समझने से रोकती हैं। परानुभूतिपूर्ण सुनने के लिए हमें इन आदतों को रोकना होगा और वाकई दूसरे व्यक्ति के दिल और दिमाग को समझने पर ध्यान देना होगा। और जब आप वाकई किसी को समझते हैं तो आप विश्वास बनाते हैं। कवि इसे इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं। हर बार जब आप किसी को समझते हैं, कोई वादा निभाते हैं, उम्मीदें साफ रखते हैं, दया दिखाते हैं, तो आप उस खाते में जमा करते हैं। हर बार जब आप असभ्य होते हैं, वादा तोड़ते हैं या गलत समझते हैं, तो आप निकासी करते हैं। उच्च विश्वास वाले खाते ही प्रभावी बातचीत और सहयोग को मुमकिन बनाते हैं। जब आपने पहले समझने में निवेश किया है, तभी आप प्रभावी ढंग से समझे जाने की स्थिति में होते हैं। तब आप अपने विचारों को स्पष्टता और साहस के साथ रख सकते हैं। कवि यहाँ एथोस आपकी विश्वसनीयता, पैथोस आपकी भावनाएं और लोगोस आपका तर्क का जिक्र करते हैं। अब एक सिद्धांत पर आते हैं जो इन सभी आदतों को एक साथ जोड़ता है और प्रभावशीलता को सही मायने में परिभाषित करता है। पीपीसी संतुलन, पीपीसी बैलेंस। ये सिद्धांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की मशहूर कहानी से आता है। हाँ बिल्कुल। पी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी जो मनचाहा नतीजा है, सोने के अंडे। और पीसी का मतलब है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी वो संपत्ति या क्षमता जो उत्पादन करती है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। कवि कहते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता के लिए इन दोनों में संतुलन बनाए रखना बेहद बेहद जरूरी है। अगर आप सिर्फ नतीजों, पीक सोने के अंडे पर ध्यान देते हैं, जैसे बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अच्छे ग्रेड्स या किसी तरह काम निपटाना, और उस संपत्ति या क्षमता पीसी मुर्गी को नजरअंदाज करते हैं जो उन नतीजों को पैदा करती है, जैसे मशीन का रखरखाव, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और देखभाल, अपनी सेहत या महत्वपूर्ण रिश्ते, तो आखिर में आपकी नतीजा पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। मुर्गी बीमार पड़ जाएगी या मर जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ क्षमता पीसी पर ही ध्यान देते हैं, मान लीजिए आप हमेशा सीखते ही रहते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, या आप अपनी टीम के साथ इतने अच्छे हैं कि उनसे कोई जवाबदेही ही नहीं मांगते और नतीजों पी को नजरअंदाज करते हैं, तो भी आप अप्रभावी होंगे, शायद भूखे मर जाएं। ये संतुलन जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। भौतिक संपत्ति जैसे कार या घर, वित्तीय संपत्ति, आपकी कमाने की क्षमता, और मानवीय संपत्ति, रिश्ते, सेहत, कर्मचारी। आपको संपत्ति पीसी को बनाए रखना होगा, उसे विकसित करना होगा ताकि वो लगातार नतीजे दे सके। ये पीपीसी संतुलन हमें अगली 2 आदतों की ओर ले जाता है जो परस्पर निर्भरता को संभव बनाती हैं। आदत 6, सिनर्जी बनाए। सिनर्जी का सार है मतभेदों को महत्व देना। ये रचनात्मक सहयोग है, क्रिएटिव कोऑपरेशन। जब लोग पहली 5 आदतों का अभ्यास करते हैं, खासकर जीत सोचना, आदत 4, और पहले समझना, आदत 5, तो वे सिनर्जी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि पूरा योग उसके हिस्सों से बड़ा होता है। 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। ये वो पल है जब अलग अलग नजरियों के सम्मानजनक मेल से ऐसे समाधान या विचार पैदा होते हैं जो अकेले किसी भी व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं थे। ये समझौता नहीं है जहां 1 + 1 = 1.5 रह जाता है। ये सहयोग है। ये तीसरे विकल्प की तलाश है, न मेरा तरीका न आपका तरीका, बल्कि एक बेहतर तरीका। सिनर्जी प्रकृति में हर जगह है। 2 पौधे एक साथ मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। ये टीम वर्क और क्रिएटिविटी का शिखर है। पर अंत में वो आदत जो इन सभी को संभव बनाती है और हमें लगातार बेहतर होने में मदद करती है। आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये खुद को नवीनीकरण करने की आदत है, सेल्फ रिन्यूअल। कवि उस लकड़हारे की कहानी बताते हैं जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त था कि उसके पास अपनी कुंद हो चुकी आरी को तेज करने का वक्त ही नहीं था। जब उससे पूछा गया कि वो आरी तेज क्यों नहीं कर लेता, तो उसने कहा, मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं काटने में बहुत बिजी हूं। ये आदत हमें याद दिलाती है कि सबसे जरूरी संपत्ति जिसे हमें बनाए रखना है वो हम खुद हैं।
हमें नियमित रूप से अपने 4 मुख्य आयामों में नवीनीकरण करने के लिए समय निकालना चाहिए। 1. शारीरिक व्यायाम, सही खानपान, पूरी नींद, तनाव मैनेजमेंट, ये हमारे शरीर रूपी औजार का रखरखाव है। 2. आध्यात्मिक, अपने मूल्यों से जुड़ना, जीवन का उद्देश्य खोजना, ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना, कला या संगीत का आनंद लेना, ये हमारे कोर, हमारे केंद्र का पोषण है। 3. मानसिक मेंटल, पढ़ना, सीखना, कल्पना करना, योजना बनाना, लिखना, अपने दिमाग को लगातार तेज करना और उसका विस्तार करना। 4. सामाजिक भावात्मक, सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाना, सेवा करना, सहानुभूति रखना, सिनर्जी पैदा करना, यानी आदत 4, 5, 6 का अभ्यास करना। ये हमारे भावनात्मक बैंक खातों को भरना है। बिल्कुल, ये आदत PPC संतुलन का PC वाला हिस्सा है। ये बाकी 6 आदतों को जीने की हमारी क्षमता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के बारे में है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। इन चारों आयामों में नियमित रूप से निवेश करना हमें एक ऊर्ध्वमुखी चक्र, एक अपवर्ड स्पाइरल में ले जाता है। सीखना, प्रतिबद्ध होना और करना, फिर और सीखना और प्रतिबद्ध होना और करना, ये हमें लगातार ऊंचे स्तर की प्रभावशीलता की ओर ले जाता है। तो संक्षेप में कहें, स्टीफन कवी की 7 आदतें कोई नुस्खा या फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का एक ढांचा है, प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रभावशीलता बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। ये हमारे चरित्र पर, हमारे नजरिए पर, पैराडाइम पर और उन सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ हमारे तालमेल पर निर्भर करती है। ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता और फिर सच्ची परस्पर निर्भरता की ओर एक यात्रा है। प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना, पहली चीजें पहले रखना, जीत जीत सोचना, पहले समझना फिर समझाया जाना, सिनर्जी बनाना और नियमित रूप से अपनी आरी तेज करना। ये आदतें मिलकर एक संतुलित, एकीकृत और सिद्धांत केंद्रित जीवन जीने का रास्ता तैयार करती हैं। जैसा कि कवि ने कहा, जानना और न करना वास्तव में न जानना है। तो इस गहरी चर्चा के बाद शायद सबसे अहम सवाल ये उठता है, आज से इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे जीवन में उतारना शुरू करने से सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है? शायद सिर्फ एक आदत पर ध्यान देना और उस पर लगातार काम करना ही उस ऊर्ध्वमुखी चक्र को शुरू करने के लिए काफी हो। इस जानकारी भरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इन सिद्धांतों ने आपको अपने जीवन में ज्यादा प्रभावशालीता और अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बदलावकारी आदतों से लाभान्वित हो सके। और हाँ, अपनी सुझाव और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हमें कमेंट में बताइए कि आप इनमें से किस एक आदत को सबसे पहले अपनाएंगे और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक स्पष्ट कदम क्या होगा। हम हर हफ्ते 3 सबसे असरदार कमेंट्स को चुनकर अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और उनसे जुड़ी प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। तो अभी कमेंट करें, हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अभ्यास जारी रखें।